Hello students, good morning. Today we are discussing BSc part first, paper first, mechanics. इससे पहले हमने किन्हीं दो पिंडों के बीच में टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और उनकी द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंदर गति के अध्ययन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करें परिवर्ती द्रव्यमान के निकाय की गति, मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। जैसे गति करते हुए पिंड गति के दौरान गति करते हुए पिंड गति के दौरान अपना द्रव्यमान परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात एक गतिशील पिंड अपने द्रव्यमान के कुछ भाग को पृथक कर या अलग कर अपने द्रव्यमान कम करता है, या कुछ अतिरिक्त द्रव्यमान डाल दिया जाए तो द्रव्यमान में वृद्धि हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है, अगर हम गति के साथ साथ द्रव्यमान भी परिवर्तित हो रहा हो तो क्या, जैसे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने वाले ट्रक की गति, किसी गतिमान भारी वाहक गाड़ी पर भार चढ़ाना या उतारना, या रॉकेट की गति जिसमें दहन की क्रिया से निकलने वाली गैसों से उसके द्रव्यमान में लगातार कमी आ जाती है। तो ये परिवर्तित द्रव्यमान तंत्र की गति के उदाहरण हैं। न केवल गतिमान पिंड का द्रव्यमान ही बदलता है, बल्कि इस पिंड का वेग भी बदल जाता है। इस प्रकार की गति के अध्ययन के लिए सपोज हम माने बल के सूत्र के अनुसार F = ma को हम सीधा जो है वो काम में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो m है वो नियत नहीं है, अर्थात द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट न होकर के वो भी वेरिएबल है। जैसे सपोज हम अगर यहाँ फर्स्ट चित्रानुसार अगर हम देखें तो t समय पर किसी m द्रव्यमान के निकाय का प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग है। समय t + डेल्टा t पर इसके मान में या इसके जो m द्रव्यमान है इससे कुछ डेल्टा m जो है वो भार द्रव्यमान जो है वो अलग हो जाता है, अर्थात शेष द्रव्यमान जो है m - डेल्टा m का वेग जो है वो v + डेल्टा v हो जाता है। या निष्कासित द्रव्यमान जो है डेल्टा m का इस समय पर वेग u है, तो वेग v + डेल्टा v m u दोनों ही प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष नापे गए, जो यहाँ पर बी स्थिति में हमने देखा है। तो निष्कासित द्रव्यमान डेल्टा m है, शेष द्रव्यमान m - डेल्टा m को भी एक निकाय द्वारा या तंत्र द्वारा हम उसके कार्यकारी बल जो काम करेगा वो क्या होगा, F एक्सटर्नल = dp/dt। तो समय अंतराल डेल्टा t में निकाय के संवेग में परिवर्तन डेल्टा p = pf - ti, अर्थात उसके संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, फाइनल जो है वो संवेग माइनस इनिशियल संवेग, जहाँ pf व pi निकाय के समय t + डेल्टा t व t समय पर संवेग है। तो यहाँ pf उस टाइम में पिंड का द्रव्यमान m - डेल्टा m, जो वेलोसिटी वो v + डेल्टा v प्लस डेल्टा m × v, क्यों t समय पर जो उसका संवेग निष्कासित हुआ वो भी साथ में, एंड pi जो है वो क्या होगा m × v, देन डेल्टा p = m - डेल्टा m v + डेल्टा v प्लस डेल्टा कैपिटल M u - v। तो F एक्सटर्नल = लिमिट टेंस टू डेल्टा t टेंस टू 0 हो, यानी समय अंतराल जो है वो बहुत ही कम हो, तो जो है डेल p/डेल t लिमिट जो है उससे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 m - डेल्टा m v + डेल्टा v प्लस डेल्टा m/v माइनस v m डेल्टा t। डेल्टा t का हमने यहाँ भाग दे दिया, तो डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 m डेल्टा v/डेल्टा t माइनस v डेल्टा m/डेल्टा t माइनस डेल्टा v डेल्टा m/डेल्टा t प्लस u डेल्टा m/डेल्टा t। जो हमने t है, t के साथ साथ में जो मास वेरिएबल है उनमें हमने डेल्टा t का भाग दे करके उनको वेरिएबल कर दिया, और डेल्टा t के साथ जो वेरिएबल नहीं है उसको है जैसे रख लिया। देन अब क्योंकि टाइम टेंस टू 0 है, अर्थात लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा v/डेल्टा t इज कन्वर्ट टू dv/dt, जो अवकलन रूप में इसी प्रकार से लिमिट डेल्टा टेंस टू डेल्टा m/डेल्टा t = -dm/dt। यहाँ ऋणात्मक साइन ये शो कर रहा है डेल्टा m का मान जो है वो नेगेटिव आएगा, क्यों मास जो है वो कम हो रहा है।
तो तंत्र का द्रव्यमान समय के साथ घट रहा है, अर्थात डेल्टा टी टेंस टू 0 पर डेल्टा वी टेंस टू 0 होने से तीसरा पद जो है डेल्टा वी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी की ओर अग्रसर होगा, अर्थात एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी माइनस यू डी एम बाई डी टी। देन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम वी माइनस यू डी एम बाई डी टी। तो यहाँ समीकरण जो है वो f बराबर एम ए की तरह नहीं है। इस समीकरण में जो है दो पद है जो अलग अलग व्यवहार करता है, अर्थात समीकरण f इज इक्वल टू एम ए की तरह दो स्थितियाँ हैं। फर्स्ट डेल्टा वी टेंस टू 0, दूसरा m नियतांक जो कि यहाँ नहीं है, अर्थात जब u इज इक्वल टू 0 अर्थात जब गति का अध्ययन ऐसे तंत्र में किया जाए जिससे निष्कासित द्रव्यमान शून्य वेग से उत्सर्जित हो रहा हो, अर्थात स्थिर समीकरण में हो तो निम्न लिखा जा सकता है m डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस u माइनस वी डी एम बाई डी टी। यदि निष्कासित द्रव्यमान का मुख्य द्रव्यमान के सापेक्ष वेग वी आर द्वारा व्यक्त करें तो वी आर इज इक्वल टू यू माइनस वी, देन m डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम बाई डी टी। तो यहाँ जो अंतिम पद है वो निष्कासित द्रव्यमान के कारण संवेग में परिवर्तन, इसे निष्कासित होने वाले द्रव्यमान द्वारा निकाय पर लगने वाले बल को मान सकते हैं। तो यहाँ जो मास के साथ में या गति का जो समीकरण आया वो हमारे पास है एम डी वी बाई डी टी, जो एक फोर्स को कर रहा है वो फोर्स एक्शनल इक्वलेंट होगा एफ एक्शनल प्लस बी आर बाई डी एम टी। तो एक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है उसके संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है निष्कासित द्रव्यमान के कारण जो है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है या उसके बल में परिवर्तन है। इसी के आधार पर अगर हम रॉकेट की गति को देखें तो क्या होगा, जैसे मोशन ऑफ ए रॉकेट या रॉकेट की गति, रॉकेट की अगर हम क्रियाविधि देखें तो यहाँ पर रॉकेट का ईंधन है, रॉकेट की गति की डायरेक्शन सपोज हमने एरो के निशान से शो कर रखी वो इस डायरेक्शन में है, ईंधन इसमें दहन कोश है और यहाँ जेट जो है गर्म गैस बाहर निकल रही है। अगर रॉकेट को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर करें तो रॉकेट की गति जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगी, जबकि गैस की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में नीचे की ओर है। तो रॉकेट की गति भी क्या है, परिवर्तित द्रव्यमान की गति का सर्वाधिक एक इजी एग्जाम्पल है। तो हम रॉकेट की गति रेखीय संवेग के संरक्षण नियम तथा न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित मान सकते हैं, जिसमें संवेग संरक्षित रहता है और न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया यानी वो जो रॉकेट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो गैस जो है वो नीचे की ओर उसी को अलग से प्रतिक्रियात्मक बल लगाती है ताकि वो ऊपर की ओर जाए। जैसे रॉकेट में ईंधन फ्यूल तथा ऑक्सीकारक के दहन कक्ष में जलाया जाता है तो ईंधन के जलने से दहन कक्ष में गैसों का दाब तथा ताप काफ़ी बढ़ जाता है। ये गर्म गैसें रॉकेट के पिछले भाग से या नोजल से जेट के रूप में अत्यधिक निष्कासन वेग एग्जॉस्ट वेलोसिटी से बाहर निकलती है। तो इन गैसों के बाहर आने के कारण ही रॉकेट एक परिवर्तित द्रव्यमान तंत्र है। जब ये गैसें बाहर आती है तो अपने संवेग के बराबर विपरीत दिशा में रॉकेट को संवेग प्रदान करती है, जिससे रॉकेट के संवेग में परिवर्तन होता है और उस पर आगे की ओर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल के कारण रॉकेट गैसों के निष्कासन की विपरीत दिशा में त्वरित गति करता है। तो रॉकेट के वेग में तब तक निरंतर वृद्धि होती रहती है जब तक कि उसका संपूर्ण ईंधन जल नहीं जाता। सपोज हम मान के चले किसी क्षण t पर रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान m है जो परिवर्तनशील है। समय अंतराल डेल्टा t में इसमें से dm मान का ईंधन जलकर गैस जेट के रूप में निष्कासित हो जाता है। यदि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हम गैस जेट का वेग u तो रॉकेट के सापेक्ष इसका वेग v r इज इक्वल टू u माइनस v, इस सापेक्ष वेग को निर्वातक वेग या एग्जॉस्ट वेलोसिटी कहा जाता है। यह रॉकेट के डिजाइन के लिए एक महत्वपूर्ण प्राचल है, अर्थात रॉकेट के या परिवर्तनशील निकाय के या परिवर्तनशील द्रव्यमान निकाय के लिए गति का समीकरण एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सनल प्लस वी आर डी एम बाई डी टी, जहाँ एफ एक्सनल रॉकेट पर कार्यकारी बाह्य बल है जो इसके भार एम जी व वायु प्रतिरोध के योग के बराबर है। वी आर डी एम बाई डी टी को निष्कासित गैस के कारण प्रतिक्रियात्मक बल कहा जा सकता है या प्रतिक्रियात्मक बल है। तो रॉकेट के संपर्क में से प्रणोद या थ्रस्ट कहा जाता है। रॉकेट के निर्माण इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि राशि यथासंभव अधिक हो, अर्थात वी आर तथा ईंधन के दहन की दर एम डी एम बाई डी टी को बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है। यदि ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन को तथा वायु प्रतिरोध को
नगण्य मान ले तो एफ एक्शनल इजिकल टू एम जी होगा। तब उपरोक्त समीकरण से एम डी वी बाई डी टी इजिकल टू एम जी प्लस वी आर डी एम बाई डी टी। यदि रॉकेट का प्रक्षेपण ऊर्ध्वाधर है तो v ऊपर की ओर तथा v r व g नीचे की ओर कार्य करेंगे, अर्थात तो इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी इजिकल टू माइनस एम जी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। देन डी वी इजिकल टू माइनस जी डी टी माइनस वी आर डी एम बाई डी एम। यदि प्रक्षेपण के समय t इजिकल टू 0 पर रॉकेट का इसके ईंधन सहित द्रव्यमान m0 तथा इस समय इसका वेग v0 हो तो किसी अन्य समय t पर रॉकेट का वेग v को हम समय सीमा t इजिकल टू 0 से t के मध्य समाकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे v0 इजिकल टू वी डी वी माइनस जी 0 टू t डी टी माइनस वी आर m0 टू m डी एम बाई v माइनस v0 इजिकल टू माइनस जी टी माइनस वी आर log e m बाई m0, या v इजिकल टू v0 प्लस वी आर log m0 बाई m माइनस जी टी। तो अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए उपरोक्त सूत्र में सिर्फ t वह समय होगा जिस समय रॉकेट में उपलब्ध समूचे ईंधन का दहन हो जाएगा, अर्थात यदि रॉकेट में ईंधन के जलने की दर अल्फा हो तो t समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान m इजिकल टू m0 माइनस अल्फा टी इजिकल टू m0 1 माइनस अल्फा टी बाई m0, या v इजिकल टू v0 प्लस वी आर log 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा टी अपॉन m0 माइनस जी टी, या v0 माइनस वी आर log e 1 माइनस अल्फा टी बाई m0 माइनस जी टी। अगर हम इसको विशेष स्थिति में लें, जैसे यदि रॉकेट का भार mg उपेक्षणीय माना जाए, ऐसा दूर अंतरिक्ष में संभव है, तो रॉकेट के लिए अंतिम वेग का सूत्र क्या होगा, v इजिकल टू v0 प्लस वी आर log m0 अपॉन m। साथ ही यदि मान लिया जाए कि रॉकेट का प्रारंभिक वेग है वो शून्य हो तो v इजिकल टू वी आर log e m अपॉन m0, जहाँ v का मान अधिक होने के लिए वांछित है कि निर्वातक वेग वी आर का मान अधिक हो, प्रारंभिक द्रव्यमान m0 की तुलना में अंतिम द्रव्यमान कम हो तथा ईंधन के दहन की दर अधिकतम हो। इससे अंतिम वेग प्राप्त करने में लगा समय कम हो जाएगा, तो रॉकेट कम समय तक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहेगा, अर्थात गुरुत्वीय बलों का प्रभावी गति पर कम से कम प्रभाव जो है वो गति पर कम से कम पड़े। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।